Continuing the next part, then we'll be starting with the numericals of Henry's law, and along with that, we'll be revising mole concept, molality, normality as it comes to us. आपने प्रेशर का लॉ किया हुआ है, आपने बॉयल्स लॉ किया हुआ है ना? और फिर आपने चार्ल्स लॉ किया हुआ है, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। फिर आपने प्रेशर लॉ किया हुआ है, ओके। और फिर आपने किया हुआ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो सॉल्युबिलिटी के इस चैप्टर का जो पार्ट है, इसको हेनरीज लॉ बोलते हैं। हर लॉ की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप जितने भी कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जितने भी कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स हैं, हम किसी भी आदमी को ऑक्सीजन दे रहे हैं या किसी को भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी गैस मिक्स करनी है या नहीं करनी है और कितनी क्वांटिटी करनी है, ओके। कितनी गैस अलाउड है, कितना प्रेशर अलाउड है, क्या करना है क्या नहीं करना, दैट हैज टू बी सीन। सिमिलरली अब देखो, ब्लड जो है वो प्रेशर से फ्लो करता है। लगभग हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और बटा 180 डायसिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो ब्लड प्रेशर दिखाता है, ओके। जो ऊपर वाला है वो सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। वो जो नॉर्मल प्रेशर है वो 120 बटा 80 मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आना चाहिए, ये प्रेशर है, इसको प्रेशर बोलते हैं ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, जब ब्लड हमारी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू घूमता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? आर्टरीज और वेन्स के ऊपर। यदि वो प्रेशर बढ़ता है हार्ट के अंदर किसी भी कारण से, कैसे बढ़ सकता है? आपने देखो, कभी किसी पाइप को यदि दबा दो तो उसका एकदम पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता है तो उसके रीजन ये हो सकते हैं कि कोई कचरा फंस गया, कचरा का मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था तो कुछ ना कुछ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ब्लॉक हो गई, ये सारी बातें आपने सुनी हुई हैं। और इसी से मिलते जुलते डाइज निकाल के हम डिटरमिन करते हैं एंजियोग्राफी से कि कोई ब्लॉकेज है तो कहाँ है। ब्रेन में भी हो सकती है ब्लॉकेज, ब्लड क्लॉट मिलाते हैं। ब्लड का कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब जब ब्लड पार्शियली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कोगुलेशन बोलते हैं, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। और वो ब्लड क्लॉट कहीं भी पाइप में, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी पतली पतली पाइप्स हैं ब्लड की, उनमें कहीं फंस जाएगा तो वो क्लॉट होगा और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, किडनी में फ्लो ब्लड कर रहा है। लेकिन हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको पढ़ेंगे। और जिन लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। क्यों ले जाने पड़ते हैं? द हायर वी गो द लोअर द प्रेशर इट इज। जो हमारी बॉडी है वो ऑन द सरफेस सी लेवल पे जो प्रेशर है 760 mm ऑफ मर्करी, उस पे काम करती है। यदि प्रेशर घटेगा तो हमारे लंग्स को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लंग्स की वर्किंग आपको पता है कि डायफ्राम एक्सपैंड करता है, अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर से एयर अंदर जाती है, फिर वो ब्लड में से ऑस्मोसिस होता है। मतलब ब्लड में जो लंग्स के अंदर ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड इन लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। और जो उन सेल्स के बाहर जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूलस एंड ब्रोंक्यूल्स में जहाँ पे ये ट्रांजिशन होना है सेल्स में, जहाँ पे एयर जाती है लंग्स में, वहां पे CO2 डिफ्यूज आउट करता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट करता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज इन करती है। ये सारे का सारा प्रेशर का खेल है, डिफ्यूजेस इन एंड डिफ्यूजेस आउट। ये वहां पे प्रेशर की वजह से होता है, ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के खेल हैं सारे के सारे, ओके राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं इसको, अभी हम करेंगे। वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। चार्ल्स क्या कहता है कि वोल्टेज और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो डिवीजन है वो कांस्टेंट है। प्रेशर क्या कहता है? जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि P/T इज अ कांस्टेंट। इन सबको मिला के हमने निकाल दी PV इज इक्वल टू nRT।
यानी कि वी कॉल इट गैस इक्वेशन P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये कुछ नई बात नहीं है, आपने किया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं कि मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर 5 गैसेज हैं, 3 गैसेज हैं, 2 गैसेज हैं, उनका प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि मान लीजिए उसके अंदर 5 गैसेज हैं और पांचों का प्रेशर P1 P2 P3 P4 P5 है। तो जब हम उन सारी गैसेस को एक सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम डेफिनेट है, सेम वॉल्यूम पे, वो 5 कंटेनर सेम वॉल्यूम पे है, यदि उनको शेयर कर देंगे तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? उन पांचों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। अब यहां पे पार्शियल वर्ड क्यों यूज हुआ? यहां पे पार्शियल वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि पार्ट से पार्शियल बना, पार्ट से। मान लीजिए हमारे पास गैस 1, गैस 2, गैस 3 और गैस 4 है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है P1 है, यदि हम इन सब की मोल, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 ले लें, इसको N2 ले लें, इसको N3 ले लें, इसको N4 ले लें, ठीक है, और टोटल मोल्स को N ले लें, तो जो N1 गैस है, 1 गैस है, उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? उसकी मोल फ्रैक्शन होगी X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N, और N क्या है? N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। मैं सिंबॉलिक ले रहा हूं, इसमें टेक्निकली हम इसको नहीं काउंट करें, सिर्फ N ले रहा हूं। लेट्स टेक इट N इंस्टेड ऑफ टेकिंग कैपिटल N, लेट्स टेक इट स्मॉल n। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रेशर है, ये किसके प्रोपोर्शनल, किसके है? ये प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के, ये प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर है किसी की भी गैस का। हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है? हेनरी लॉ कहता है कि गैसेस एब्जॉर्ब्ड इन एनी लिक्विड, जो गैसेस जो लोड है वो प्रेशर के ऊपर, प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि प्रेशर सरफेस पे ज्यादा होगा तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, प्रेशर कम होगा तो कम गैस डिसॉल्व होगी उसके अंदर। ये कहता है हेनरीज लॉ। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। हम कार्बोनेट ड्रिंक्स बनाते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फिजिंग आउट क्यों होती है। फिजिंग आउट इसलिए होती है कि प्रेशर घटता है, फिजिंग आउट हो जाती है। तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है? हेनरी लॉ ये स्टेट करता है कि जब भी किसी गैस को हम डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, जो उसकी मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और इसी से हमने एक लॉ क्रिएट कर दिया, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को हम कह देते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू K एंड P, और P इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू C। C इज कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हम इस P को बोलते हैं KH, इसका मतलब ये जो KH है ये 1 अपॉन K के बराबर है, ठीक है, राइट। तो हम ये कन्वर्ट करते हैं इसको मोल फ्रैक्शन से और कंसंट्रेशन से निकाल के, राइट, कंसंट्रेशन के पार्ट से। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन का मतलब होगा द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, राइट। तो किसी भी लिक्विड में जितनी गैस डिसॉल्व होती है वो किसके बराबर होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन cubic centimeter or in 1 cubic centimeter of the liquid to form a saturated solution। जब हम किसी भी गैस को बबल करेंगे मान लीजिए तो वो डिसॉल्व होगी, लेकिन जितनी भी गैस नहीं डिसॉल्व होगी वो बबल आउट कर जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं हम शुरू में बबल्स दिखाई देते हैं। वो बबल्स पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट वो क्या है? जो गैस डिसॉल्व होती है पानी के अंदर वो निकलती है बाहर, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी घटती है। जब टेम्परेचर घटता है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर आपने हीट कर दिया, ओके, जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो इसमें जो बबल्स, इसमें जो गैस थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलनी शुरू हो गई। ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलनी शुरू हो गई, ठीक है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाते गए गैस निकल, उसके बाद भी बंद नहीं होता है, छोटे छोटे बबल्स बनते जाते हैं। क्यों बनते हैं? उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे नीचे लिक्विड होता है,
इन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में यानी कि गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। कोई भी लिक्विड हो उसके बाद ये बबल्स मूव करते हैं, ये बबल्स खुद लिक्विड के बबल्स होते हैं। पहले राउंड में जितनी गैसेस डिसॉल्व होंगी वो निकलेंगी बबल्स की फॉर्म में, और जब हम हीटिंग को कंटिन्यू कर देंगे तो खुद लिक्विड इटसेल्फ जो वेपराइज होकर वो जाएगा, हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में हमने एक गैस को डिसॉल्व कर दिया, मैं ये डॉट से शो कर रहा हूं कि ये गैस डिसॉल्व है, ये कर दिया, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास टोटल प्रेशर इसका P है, हमने यहाँ पे मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया इसको। इस सरफेस के ऊपर प्रेशर देखने के लिए कि जो गैस है यहाँ पे हमने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर कैसे भी दिखा सकते हो आप, यहाँ पे हम प्रेशर लगा सकते हैं। ओके, ये मरकरी से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर आ गया H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये आ गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो अनएस्केप्ड, अब यहाँ पे जो गैस एस्केप हुई है वो गैस क्यों एस्केप हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है, राइट। यदि हम इस प्रेशर को बढ़ा दें, डबल कर दें, प्रेशर को हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, प्रेशर से ये गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, घटाएंगे तो कम डिसॉल्व होगी, बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक है ना, राइट। ये मैनोमीटर हमने पिछली बार यूज किया था पार्शियल प्रेशर के लिए भी और वेपर प्रेशर निकालने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसकी एप्लीकेशन हम नहीं कर रहे। यहाँ पे आजकल क्या करते हैं, डिजिटल प्रेशर मीटर्स लगाते हैं। आपको याद होगा हवा भरते हैं हम PSI में कि कितनी हवा भरूं जी, आप कहते हो 35 पौंड हवा भर दे, तो 35 पौंड का मतलब क्या हुआ, पौंड्स पर स्क्वायर इंच, FPS यूनिट है ये प्रेशर का। ओके, जो हम ऐसा यूनिट करते हैं वो यूज करते हैं न्यूटन पास्कल्स में, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 पास्कल, अप्रोक्सीमेटली 1.031 समथिंग ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन 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 किलो। ओके, ये प्रेशर है और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पार्शियल प्रेशर। Continuing with Henry's law and effect of pressure, I'm just explaining one particular part that if KH is given in a particular case and carbon dioxide in water 1 atmosphere pressure, 1 atmosphere 760 mm of mercury, pressure H rho G के बराबर होता है। इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेते हैं, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेके जिसका 1 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, इसको मर्करी से भर के और उसमें डिप कर देते हैं, मर्करी के बॉल में लेवल गिरता है, बाहर इसके एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है और अंदर जो हाइट ऑफ मर्करी है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू height of atmosphere multiplied by density of air into gravity। इसको हम बराबर करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो उसमें जो प्रेशर आता है वो कहते हैं कि जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1.0316 अप्रोक्सीमेटली into 10 raised to power 5 10 raised to power 5 10 raised to power 5 पास्कल्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, प्रेशर पास्कल्स में मेजर करते हैं। यदि हम इसी प्रेशर को होल नंबर में ले लें तो आता है 10 रेज़ टू पावर जो 5 है वो 1 बार के इक्वल है, 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स। ओके, तो यदि हम इसको बार के इक्वलेंट लेते हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये 1 बार के बराबर है, ठीक है। ये मेजर भी कर सकते हो, एटमॉस्फेयर का स्टैंडर्ड हाइट प्रेशर का ये पुराना पार्ट है, इसको करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन जरूरी है हमारी यहाँ पे इस पार्ट की, ठीक है। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो हेनरीज लॉ की वो हमें समझनी है, वो हम कर भी रहे थे, कल हमने कुछ चीज़ें की भी थी। ओके, हेनरीज लॉ का रिलेशन देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, जस्ट फॉर रिवीजन से
तो ये क्या करता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है सॉलिबिलिटी बढ़ती है, तो ये प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड का रिलेशन है, ठीक है, राइट। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कार्बोनेटिंग ड्रिंक्स के अंदर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में। जो स्कूबा डाइविंग करते हैं उनको जो बेंड्स, हाई प्रेशर नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड इन ब्लड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, जो स्कूबा डाइविंग होती है, स्कूबा डाइविंग में उन्होंने स्विम सूट पहना होता है, और स्विम सूट पहनने के बाद वो डाइव करते हैं, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है। अब देखिए ये सी लेवल है, ये सी लेवल, अब मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूँ, इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा सर आपको, लेकिन जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में वार्म अप सेशन है। यहाँ पे जो प्रेशर सेट करता है वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब यहाँ पे वाटर है, यदि एयर की डेंसिटी हम 1.03.10⁵ के आसपास लेते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर में, तो जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर की सॉरी हाँ 1.005 1.031 समथिंग, ओके। तो जो वाटर है उसकी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यदि इसको हम मीटर्स में और लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10⁵ के पास चला आता है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में 10⁶ चला जाएगा, ओके। जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, हमने ये एक्सप्रेशन ले रखी है यहाँ पे, देखो आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ कहता है कि जब जब प्रेशर बढ़ेगा गैस के सरफेस के ऊपर किसी भी लिक्विड की, तो जो जिस लिक्विड को हम, जिस गैस को हम लिक्विड के सरफेस प्रेस करते हैं वो ज़्यादा डिसॉल्व होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि जो कंसंट्रेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहीं से जो KH है, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, विलियम हेनरी कांस्टेंट, वो 1/K के बराबर है। अब यदि ये K बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यदि KH बढ़ता है, क्योंकि 1/K है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन जब KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, हीलियम का एग्जांपल दे रखा है मैंने, हीलियम और हाइड्रोजन का एग्जांपल 293 डिग्री केल्विन के ऊपर, ठीक है, राइट। देखिए टू हीलियम की जो KH है, जो हेनरी कांस्टेंट है वो 145 है, और हाइड्रोजन का हेनरी कांस्टेंट है 69। इसका मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई, हीलियम की या हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों हुई? हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि हेनरी कांस्टेंट हाई है। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है छोटा k, ये कांस्टेंट ज्यादा है, ये कांस्टेंट कम है, तो इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो हेनरी कांस्टेंट हाई हो जाता है। अब नाइट्रोजन को देखिए 293 76.5, इसका मतलब यदि हम कंपेयर करें हीलियम से तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यहीं पे स्कूबा डाइविंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है नीचे, आप ये मान के चलो कि जैसे जैसे पानी में आप नीचे जाते जाओगे, डाइवर नीचे जाता जाएगा, ये प्रेशर पहले डबल होगा फिर ट्रिपल होगा। अब आप अंदाजा लगाइए, हम कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस डिजॉल्व है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी जब प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड के अंदर। जब ब्लड में ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी तो जैसे ही वो स्कूबा डाइवर पानी से बाहर आएगा, वो जो एक्सेस गैस है नाइट्रोजन, वो उसके ब्लड में बबल्स की फॉर्म में बबल आउट करेगी। अब उसको टाइम लगेगा और वो कॉज करेगी जिसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। क्या बोलते हैं इसको? डीकम्प्रेशन सिकनेस। इस बीमारी का नाम है बेंड्स।
जो कि डीप सी डाइवर्स को होती है, ठीक है, राइट। कई कारण हो सकते हैं इसके, टिपिकली डाइविंग में जैसे, राइट। तो इसका डिकम्प्रेशन सिकनेस को क्यों बोलते हैं? द बेंड्स, अ सीरियस समटाइम्स फैटल कंडीशन कॉज्ड बाय नाइट्रोजन बबल्स, a serious fatal condition caused by nitrogen bubbles, राइट। तो ये पार्शियल प्रेशर का रूल है। आपने डाल्टन लॉ हमने डिस्कस किया है, जैसे जितने भी लॉज आपने किए थे, बॉयज लॉ, बॉयज लॉ में क्या दिया था प्रेशर? बॉयज लॉ गिव अस अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। पीवी कितने का हो गया? कांस्टेंट गिरा हुआ। उसके बाद चार्ल्स ने क्या दिया? चार्ल्स ने हमें रिलेशन दिया वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। हमने यहाँ से सॉरी टेम्परेचर पे हमने क्या कहा कि V बाई टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। प्रेशर लॉ हुआ, प्रेशर लॉ में हमने कहा कि जो यहाँ पे है प्रेशर लॉ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स P बाई टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इन सबको कंबाइन करके हमने गैस इक्वेशन निकाली विच इज इक्वल टू PV बाई टी इज इक्वल टू R को हम गैस कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। यदि हम इसको कन्वर्ट कर दे तो हम कहते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा सा चीजें खिसक गया तो उसके लिए आई एम सॉरी। वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, N stands for number of moles. ओके, तो ये बैंड्स का, अब इसका बैंड्स का सॉल्यूशन भी है, इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, उसको स्किन पे रैशेज आ जाएंगे क्योंकि ब्लड में नाइट्रोजन ज्यादा है, उसको जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा फटाफट, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज लाइक पैरालिसिस हो सकता है उसको, ओके। तो उसको हाइपर बारिक ऑक्सीजन यूज करते हैं। हाइपर बारिक ऑक्सीजन क्या होती है? हाइपर बारिक बाहर कहाँ से है? प्रेशर से। तो हमने क्या किया, एक एक्सेस प्रेशर पे जो नाइट्रोजन और जो मिक्सचर यूज किया उसमें हमने एक ऐसी गैस मिला दी, जैसे मान लीजिए हीलियम मिला दी। अब नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन की जो डिसोल्यूशन है वो 76.5 है, लेकिन हीलियम की 145 है। तो यदि हम ब्लड में नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिला दें ऑटोमेटिकली, तो हीलियम क्या करेगी, वो ब्लड में हाई प्रेशर पर डिसॉल्व नहीं होगी। तो अंडरस्टूड है हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइपर बारिक का मतलब प्रेशर हुआ, हाइपर बारिक ऑक्सीजन के थेरेपी यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। दूसरा काम ऐसे कैसे करेंगे, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सबमरीन्स में आती है, लेकिन सबमरीन्स में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आती, सबमरीन्स के बस्ट होने की प्रॉब्लम आती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, राइट। सो उसके बाद डाल्टन ने प्रेशर दिया, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास 5 सिलेंडर्स हैं, उनमें 5 प्रकार की गैसेस हैं। तो पहले का प्रेशर है P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3, चौथे का P4 और पांचवें का P5। सपोज करो कि N भी है तो Pn तक हो गया ये। वो कहता है कि जो यदि हम इन सारी गैसेस को मिक्स कर दें सेम वॉल्यूम के, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, एक ही कंटेनर में मिक्स कर दें, तो इन सब का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। और यदि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दें तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P1 दैट इज द फर्स्ट गैस, N2 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन सब की मोल फ्रैक्शन निकालें, मान लो N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स N, हम निकालें N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N या स्मॉल n, जैसे सिंबॉलिक है कैपिटल N या स्मॉल n, जो भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो ये तो गैस इक्वेशन है। इसका जो मैं आपको बता रहा था स्कूबा डाइविंग के अंदर, ठीक है,
तो हम उसमें हमें उसके डाइविंग की लिमिट देनी पड़ती है, ठीक है, राइट। तो ये बहुत ही सीवियर हो सकता है, इसमें पैरालिसिस हो सकता है चेस्ट पेन के साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीजन बबल करती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको यदि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम आती है। तो द पर्सन कैन लूज कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यूट्रल गैस लेंगे जो हाई प्रेशर पे ब्लड में डिसॉल्व ना हो। okay, right? So we are continuing with this, okay, right? You have to understand this is a simple graph actually. ये एक छोटा सा ग्राफ है जो दिखाता है एक रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ओके, राइट। और ये आपने इस पेज को ध्यान से स्टडी करना है। इस पेज के जितने भी पीडीएफ हैं वो सब आपको मेरे कमेंट्स के अंदर मिलेंगे। लेट अस मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। थैंक यू। Coming to first numericals, Bends, we have already explained what is Bends and how can we, what is the remedy for it actually. Only thing is we have to add helium or any other gas which has got very low solubility even at very high pressure. Okay. तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो हम करके देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को हमने बबल किया वाटर के अंदर 293 केल्विन के ऊपर। हाउ मनी मिलीमीटर विल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर में कितना डिजॉल्व करेगी, ये निकालने के लिए हम न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं। इसमें हमारा जो पुराना फार्मूला है वो क्या फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, ओके। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है, ओके। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर क्यूबिक मिलीलीटर 1 ml, ओके। और यदि हमें मोल फ्रैक्शन पता हो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है कितना 0.987 बार, और हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है 76.48, ओके। तो यहां से हम पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, P अपॉन के एच आएगा फार्मूला, ठीक है। किसकी वैल्यू दे रखी है, 0.987 वैल्यू दे रखी है, और के एच कितना दे रखा है 76.48 किलो बार के बराबर। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.29 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 मोल। सॉरी, I had to keep it calculated 10 रेज़्ड टू पावर -5 मोल। ये मोल फ्रैक्शन आ गई इसकी, ठीक है। अब लेट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 ले लो हम आप, ठीक है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें लेने हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ हमें निकालने की जरूरत है कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, पहले 1 लीटर पानी के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 1 लीटर पानी में कितना होगा 1000, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, यहाँ से किसके बराबर आ गया, ये आ गया 55 ये कुछ चीज़ ना याद करके रख लेना बच्चों आप, ठीक है। 55.55 ये इसका नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर आ गया, ओके। अब हमें आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब ये वाटर के मोल्स हैं, ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट। और तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, टोटल मोल्स कितने होगी, टोटल मोल्स इज इक्वल टू जो हमने पहले निकाला था, ये तो मोल फ्रैक्शन है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल मोल्स कितने होंगे 55.55 प्लस 1.29 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स,
हम कैपिटल एन ले लेते हैं जिसमें n1 प्लस n2 ले लिया हमने इसको, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। n2 हमें निकालना है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 55.55 अप्रोक्सीमेटली। ये हमने 55.55 क्यों लिए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू 55.5, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर कर देते हैं, जब व्हेन द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल वी कैन इग्नोर इट एज कम्पेयर टू 55.5। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आपकी आ गई, n2 यू गेट n2 फ्रॉम हियर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हेनरीज कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में हेनरीज कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10⁻, सॉरी जस्ट एक्सक्यूज मी प्लीज, 10⁸ पास्कल्स। ये इसका हेनरीज कांस्टेंट है कार्बन का, ओके। टेम्परेचर है 298, 25 डिग्री सेल्सियस को हम नॉर्मल टेम्परेचर लेके चलते हैं, तो ये इसका टेम्परेचर है 298 यानी कि NTP हो गया ये, ठीक है। NTP नॉर्मल टेम्परेचर 298। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500। क्या निकालना है आपने, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, सोडा वाटर, लेट्स कॉल इट सोडा वाटर नाउ। ये हमें निकालना है, लगभग सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। अंडर प्रेशर कितना है, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऑलरेडी आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन के बराबर है, और मोल फ्रैक्शन क्या होती है, N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमें हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी दे रखी है, सारा मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ 500 ml में निकालनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल नंबर ऑफ मास है 44 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये निकाल के हमें और कोशिश करनी है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। मैं आपको छोटा सा एक बार बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। सॉरी यदि ये छिप गया होता है, कई बार आई फॉरगेट टू शिफ्ट इट। हाईटेक करने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को बनाने की जरूरत है। देखो, सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो KH दे रखा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है 0.67893। हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले एक डिजिट को लेके आते हैं, ये बन जाता है 6.7893 इंटू 10⁻⁻1। इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये बन जाता है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये बन जाते हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लेना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसको हम बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब मान लीजिए हमने किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। मान लीजिए हमने लिखा 5,987.63, इसको हमने लिखा 5.98763 इंटू 10 रेज टू पावर। कितने प्लेसेस शिफ्ट किया हमने, देखो आप कितने प्लेस शिफ्ट किया, 3 प्लेसेस, 10 रेज टू पावर 3। अब इसका ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या था, 10 रेज टू पावर -1, तो हमने यहाँ पे कितने प्लेस शिफ्ट किया था, 1 प्लेस, ओके। लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ऑर्डर ये नेगेटिव आएगा,
राइट में शिफ्ट करोगे तो ऑर्डर पॉजिटिव आएगा। हमने यहाँ पे एक ही प्लेस रख, एक ही डिजिट रखनी है डेसिमल से पहले, तो हम डेसिमल को लेके जाते हैं इस प्लेस से इधर की तरफ। तो 1 2 3 जब आप इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो आएगा 10⁻3, और जब आप इसको राइट में लेके जाओगे तो फिर आएगा नेगेटिव, लेफ्ट में लेके जाओगे तो आएगा पॉजिटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल डिजिट्स बढ़ा रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, बाकी 6 3 को हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंडिंग ऑफ, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मे गॉड ब्लेस यू। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लॉ, द रॉल्स लॉ। और न्यूमेरिकल्स आपको इसके कमेंट्स में मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। दिस इज नीरज शर्मा फॉर एजुकेशन एंड परवरिश, वाइंडिंग अप विद हेनरीज लॉ। थैंक यू। Subscribe.